बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में आरजेडी के साथ अलायंस करना चाहती है, या जो अलायंस बना हुआ है जिसको कभी महागठबंधन कहा जाता है, कभी इंडिया ब्लॉक कहा जाता है, उस गठबंधन में शामिल होना चाहती है एआईएमआईएम। और बिहार में एआईएमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान ने बाज़ाब्ता एक ख़त लिखा है राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो सदर लालू प्रसाद यादव के नाम कि एमआईएम को अलायंस में शामिल किया जाए। उधर से अभी तक आरजेडी ने कोई जवाब नहीं दिया है और आरजेडी का जो मैसेज है वो क्लियर है कि आरजेडी एआईएमआईएम को अपने साथ अलायंस में शामिल नहीं रखेगी। उधर खबरें सामने आ रही है, जो एमआईएम के नेता कह रहे हैं कि अगर इस मरतबा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अलायंस में आरजेडी ने शामिल नहीं किया तो फिर एमआईएम इस मरतबा 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आरजेडी की सरकार नहीं बन पाएगी। तेजस्वी यादव का बिहार में सीएम बनने का जो सपना है, एमआईएम इस सपना को अधूरा ही रखेगी, पूरा नहीं होने देगी। बाज़ाब्ता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेताओं ने साफ लफ्ज़ों में कहना शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। उधर सोशल मीडिया पर एक खबर भी सामने आई है कि प्रोफेसर मनोज कुमार झा, जो आरजेडी में एक तरह से एडवाइज़र माने जाते हैं, राज्यसभा एमपी है, उन्होंने सोशल मीडिया पर और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर चाहते हैं कि बीजेपी की बिहार में सरकार न बने, वो बीजेपी की मदद न करना चाहते हैं तो इस मरतबा बिहार में चुनाव न लड़े, क्योंकि चुनाव न लड़ना भी कई मरतबा लड़ने से ज़्यादा अहम होता है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो मिशन है या आरजेडी का जो मिशन है या देश के जितने सेकुलर नेता जो हैं वो यही चाहते हैं कि बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को बीजेपी के इक़्तिदार से बचाया जाए, क्योंकि बीजेपी सभी के लिए ख़तरा है। बीजेपी आइन बदलना चाहती है। तो अगर सच में असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं कि बीजेपी के इक़्तिदार से बिहार महफूज रहे, 2025 में बीजेपी की सरकार बिहार में न बने, तो वो इलेक्शन न लड़े, क्योंकि कई मरतबा इलेक्शन न लड़ना भी ज़रूरी हो जाता है अपने दुश्मन को हराने के लिए। और इस मरतबा यही असदुद्दीन ओवैसी साहब को करना चाहिए। ये प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा। अब होगा क्या, ये बहुत सीरियस मसला बन चुका है। सवाल ये भी है कि आखिर अख्तरुल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आरजेडी के साथ अलायंस करना चाहती है? इंडिया ब्लॉक का हिस्सा क्यों एमआईएम बनना चाहती है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो सियासत का तरीक़ेकार है वो एक अलग है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा कहती है कि वो इक़्तिदार में रहना नहीं चाहती है, बल्कि वो अपोजिशन में रहना चाहती है, वो मुसलमानों की आवाज़ उठाना चाहती है। और पूरे देश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुसलमानों का जो प्यार मिलता है, मुसलमानों का जो वोट मिलता है, या असदुद्दीन ओवैसी साहब से देश के मुसलमान जो मोहब्बत करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी रैलियों में बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है बगैर किसी मेहनत के, जिद्दोजहद के। किसी और पार्टी की रैली होती है तो उनके वर्कर्स को, उनके बूथ लेवल के जो जिम्मेदारान होते हैं, उनको बस भर भर कर लाना पड़ता है। कई मरतबा पैसा दे करके रैलियों में लाया जाता है कि रैली में चलो, फला नेता की रैली होनी है, राहुल गांधी की रैली है, नरेंद्र मोदी की रैली है, किसी और की रैली है, और रैलियों में जाने वाले को 500 रुपये भी दिन का मिल जाता है, वो घूम भी लेते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली का ऐलान होता है और जनता खुद बखुद आ जाती है, कोई पैसा खर्च नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये असदुद्दीन ओवैसी से मोहब्बत है। और मोहब्बत क्यों है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, टीवी चैनल पर, हर जगह देश के मुसलमानों की, कमज़ोरों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और उनकी पार्टी के जो दीगर नेता है उनकी भी यही सबसे बड़ी खूबी है। जैसे अख्तरुल ईमान है, बिहार के कदावर नेता हैं, 3 मरतबा एमएलए रह चुके हैं दूसरी पार्टियों से, उसके बाद वो एमआईएम से भी 2020 में चुनाव जीत गए। वो शानदार बोलते हैं, हर मुद्दे पर बोलते हैं, और पिछले 5 सालों में बिहार असम्बली में तकरीबन मुसलमानों के हर मुद्दे पर, दलितों के अहम इशू पर, अक़लियतों की उन्होंने तमाम तरह से नुमाइंदगी की है और पूरी मजबूती के साथ अख्तरुल ईमान ने बिहार असम्बली में आवाज़ उठाया है। उसके अलावा सीमांचल के जो मुद्दे हैं, सीमांचल के जो मसाइल है, उस पर भी अख्तरुल ईमान ने लगातार बातचीत की है। कई मरतबा उनको असम्बली से बाहर निकाला गया क्योंकि उन्होंने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। वो 5 लोग थे, यानी एमआईएम को बिहार असम्बली इलेक्शन में 5 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उनमें से 4 आरजेडी के साथ चले गए, अख्तरुल ईमान अकेले बच गए। लेकिन अख्तरुल ईमान अपना काम जारी रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब अख्तरुल ईमान, जब एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहते हैं कि उनका जो मिशन है, उनका जो हदफ है, वो
मुसलमानों की आवाज़ बनना, मुसलमानों के मुद्दों को उठाना, और अगर सरकार बनाने वाली पार्टियों के साथ इनका अलायंस हो जाएगा तो फिर सरकार में रहते हुए कैसे आवाज़ उठाएंगे, कैसे बोलेंगे, पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसा आप हैदराबाद और तेलंगाना की मिसालें देख लीजिए, तेलंगाना में जो भी सरकार बनती है उसके साथ MIM का एक तरह से अलायंस होता है। यह अलायंस ओपन नहीं होता लेकिन हिडन अलायंस होता है, और उसकी वजह यह है कि वहां कुछ भी होता है तो खुलकर आवाज नहीं उठ पाती है। अपोजिशन का किरदार MIM के नेता तेलंगाना में, हैदराबाद में नहीं निभा पाते हैं। भले ही CM के साथ मुलाकात करके CM पर दबाव बना करके काम जरूर निकाल लेते होंगे, लेकिन हैदराबाद में, तेलंगाना में अपोजिशन का किरदार दूसरी पार्टी के नेताओं को निभाना पड़ता है। खा वो अमजदुल्ला खान इस बात को उठाए या दूसरे नेता उठाए, लेकिन MIM के नेता अपोजिशन का किरदार नहीं निभा पाते हैं। अब बिहार में अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होना है। 2020 में तकरीबन 3 या 4 अलायंस बिहार में था। एक अलायंस BJP का था जिसको NDA कहा जाता है, दूसरा अलायंस महागठबंधन था जिसमें कांग्रेस, RJD और कुछ दूसरी पार्टियां थी। तीसरा अलायंस असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बनाया था जिसमें AIMIM थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, और मायावती की पार्टी BSP भी बिहार के अलायंस में थी। एक और कोई पार्टी थी। 3-4 पार्टियों का अलायंस था और उपेंद्र कुशवाहा को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने CM का चेहरा बनाया था। तकरीबन 4-5 पार्टियों के अलायंस में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को 5 सीटों पर सीमांचल में जीत मिली और 1 सीट पर BSP के उम्मीदवार को जीत मिली, वो भी जमा खान को। बकिया तमाम पार्टियों में से किसी को जीत नहीं मिली। एक और चौथा अलायंस SDPI और पप्पू यादव ने मिलकर बनाया था। पप्पू यादव की पार्टी है जन अधिकार पार्टी, SDPI है, उसके अलावा कुछ और पार्टियां इसमें शामिल थी। इन लोगों ने भी अपना एक अलायंस बनाया था। पप्पू यादव को CM का चेहरा बनाएगा, लेकिन इस अलायंस को बिहार की 243 सीटों में से किसी भी एक सीट पर जीत नहीं मिल सकी। उसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां चुनावी मैदान में थी। अब 2025 का बिहार असेंबली इलेक्शन है जिसमें एक तरफ BJP का अलायंस यानी NDA जिसमें BJP है, जनता दल यूनाइटेड है, जितेंद्र राम मांझी की पार्टी है और चिराग पासवान भी इसी अलायंस में रहेंगे। 1-2 और भी कोई हो सकते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन या कह लीजिए इंडिया ब्लॉक का अलायंस है जिसमें कांग्रेस, RJD, CPM और कुछ और पार्टियां हो सकती है। उसके बाद एक तरफ प्रशांत किशोर हैं, वो किसी अलायंस का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अकेले प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर SDPI भी चुनाव लड़ सकती है। पप्पू यादव कांग्रेस के साथ हैं तो अब उम्मीद नहीं है कि पप्पू यादव इस मर्तबा अपनी अलग किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा कुछ और चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये चंद बड़े बड़े नाम हैं। अब इसमें एक पार्टी और रह जाती है, वो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसको 2020 में 5 सीटों पर जीत मिली थी। अब 2025 के चुनाव में MIM चाह रही है RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, अकेले चुनाव न लड़ना। सवाल यह है कि आखिर MIM RJD के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। और जब भी मेरी अख्तर ईमान साहब से बातचीत होगी या असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत होगी, इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि आपकी पॉलिसी यह है कि BJP, कांग्रेस, RJD इन तमाम पार्टियों ने मुसलमानों को धोखा दिया है, इन तमाम ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की है, और आप इन सब से अलग हटकर सियासत में आए हैं, सियासी रास्ता अपना रहे हैं, फिर इनके साथ अलायंस क्यों करना, इनके साथ क्यों मिलना? शायद ये सवाल आपके मन में भी होगा, और अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहरहाल अख्तर ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव को ख़त लिखा है, लेकिन अभी तक लालू प्रसाद यादव का कोई जवाब नहीं आया है। 2020 के असेंबली चुनाव में सीमांचल और किशनगंज में तकरीबन 5 सीटों पर जीत मिल गई थी MIM को, और उनमें से 4 बाद में RJD के साथ चले गए। शहनवाज हुसैन, अनजार नईमी और आसिफ अनजार और एक और साहब है, तो ये 4 रुकनुद्दीन, ये चारों चले गए RJD के साथ। हालांकि MIM ने पूरी तरह RJD को सपोर्ट किया। बिहार में MIM ने जहां भी जरूरत पड़ी RJD को सपोर्ट किया, NDA को कहीं पर भी सपोर्ट नहीं किया। जब इलेक्शन हो जाने के बाद असेंबली में स्पीकर का इलेक्शन हुआ और RJD ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया NDA उम्मीदवार के मुकाबले में, तो वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 MLA ने RJD के उम्मीदवार को ही वोट किया था। 2020 का जो बिहार असेंबली इलेक्शन था बहुत अहम था, और सिर्फ 8 सीटों से या कह लीजिए 12 सीटों से ही RJD सरकार बनाने से पीछे रह गई थी। बिहार में असेंबली की कुल सीटें हैं 243। सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए चाहिए 122
122 और एनडीए अलायंस को जीत मिली थी 125 सीटों पर और महागठबंधन को जीत मिली थी 110 सीटों पर। तो सिर्फ 12 सीटों से ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकी थी और इनमें 5 सीटें आप AIMIM की भी जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनते तो यकीनी तौर पर MIM का सपोर्ट जरूर मिलता। तो इस तरह 115 मेंबर्स हो गए थे, तो सिर्फ 7 सीटों की कमी की वजह से सरकार नहीं बन सकी थी महागठबंधन की बिहार में। और इनमें सभी जो 4-5 सीटें हैं उनमें एक BSP की सीट थी, एक और किसी पार्टी की सीट थी। तो बहुत कम फर्क से नीतीश कुमार की सरकार बनी बिहार में 2020 में और तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बन सकी। अब इस मर्तबा पूरी कोशिश हो रही है कि एनडीए की सरकार न बने और महागठबंधन की ही सरकार बने। बिहार से जो रुझानात सामने आ रहे हैं, पब्लिक का जो रिएक्शन सामने आ रहा है, वहां के लोगों से जो फीडबैक सामने आ रहा है, तो उससे तो यही लग रहा है कि इस बार बिहार की आवाम बदलाव चाहती है, इस बार बिहार की आवाम चेंज चाहती है। क्योंकि बिहार में 2005 से अकेले नीतीश कुमार सीएम हैं। सिर्फ 2013 से 15 तक के बीच में 2 साल का ऐसा वक्फा गुजरा कि नीतीश कुमार खुद सीएम नहीं बने। उन्होंने अपनी पार्टी से ही सीएम बना दिया था जितिन राम मांझी को। उनको लगा था कि बीजेपी उनको पीएम का चेहरा बनाएगी और वो देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने उनको धोखा दिया, उनको प्राइम मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाएगा। और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया और 17 साल के बाद जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हो गई थी, जिसको लोगों ने कहा कि तलाक हो गई है। बहरहाल दोबारा फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई और नीतीश कुमार को बीजेपी के बगैर बाहर मन भी नहीं लगता है। तो 20 साल से नीतीश कुमार तकरीबन बिहार के सीएम हैं और अब नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने लगी है, उनका जो माइंड है वो काम नहीं करता है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को अब लल्लन सिंह चला रहे हैं, संजय झा चला रहे हैं, विजय कुमार चौधरी चला रहे हैं, अशोक चौधरी चला रहे हैं और इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी के करीबी हैं। तो यानी बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी का क्या एजेंडा है, उसको अब नीतीश कुमार के जरिए प्रमोट किया जा रहा है और नीतीश कुमार खुद अब फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और यही वजह हुई थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट करने की, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ और चाह रहे थे लेकिन उनकी पार्टी के नेता कुछ और चाह रहे थे और फिर जनता दल यूनाइटेड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट कर दिया और पूरा का पूरा नीतीश कुमार का जो मुस्लिम वोटर था वो नीतीश कुमार से जुदा हो चुका है। तो 2025 के इलेक्शन में नीतीश कुमार की मुश्किलें बहुत ज्यादा खड़ी होने वाली है। उधर बीजेपी भी पूरी सेटिंग कर चुकी है कि नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो 30 से कम होनी चाहिए, क्योंकि जैसे 30 से ज्यादा सीट होगी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड की, तो नीतीश कुमार की जो चीफ मिनिस्टर की दावेदारी है दोबारा बरकरार रहेगी। तो बीजेपी भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार फिर बिहार में सीएम बने। 2025 में बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। बीजेपी के कई नेता खुलकर इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब जो पोस्टर लग रहे हैं वहां भी नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। तो बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि 2025 में नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनने देना है। तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अलायंस करके चुनाव भी लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की प्लानिंग यह भी है कि नीतीश कुमार को वही बिहार में टिकट मिलेगा जहां पर आरजेडी का मजबूत वोट बैंक होगा और इस तरह वहां पर जनता दल यूनाइटेड को उम्मीदवार की हार होगी, जनता दल की सीटें कम हो जाएगी। 2020 के इलेक्शन में भी बीजेपी ने यही मंसूबा बनाया था और यही वजह है कि नीतीश कुमार की जो सीटें हैं पिछले चुनाव के मुकाबले में 70-80 से घटकर सिर्फ 43 रह गई थी और इस मरतबा उससे भी कम करने की साजिश है। जबकि 2020 में बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली थी और आरजेडी को 75 सीटों पर जीत मिली थी। तो बीजेपी और आरजेडी का जो मामला है बराबर बराबर रहा था। तो इस मरतबा बीजेपी डबल गेम खेलना चाहती है। एक तरफ आरजेडी को भी इख्तिदार से दूर रखना चाहती है बीजेपी, उधर नीतीश कुमार को सीएम भी नहीं बनने देना चाहती है बीजेपी। और इसीलिए जो इलेक्शन है बहुत अहम माना जा रहा है, टफ माना जा रहा है। बीजेपी को भी अंदाजा है कि नीतीश कुमार के नाम पर अब बिहार में वोट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार सीएम है। जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, जो बीजेपी के वर्कर्स है, वो भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन जाए। तो ये पूरा मामला है बिहार का, देखना है क्या होता है। लेकिन जो सवाल है वो ये कि आखिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों आरजेडी के साथ अलायंस करना चाहती है। और ये बात कन्फर्म है कि आरजेडी कभी भी AIMIM को अपने अलायंस में शामिल नहीं करेगी। कुछ जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा भी है
कि उनके पिछले दिनों तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी, एक मजलिस में थे जहां तेजस्वी यादव थे, और वहां तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था कि वो AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, फिर मुलाकात होगी।